हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस वीडियो में मैं इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर के राइटर के बारे में, जो महात्मा गांधी हैं। उसके बाद मैं इस चैप्टर का थीम आपको बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको ये सोर्स बताऊंगा कि ये चैप्टर आया कहाँ से है, जिसके बारे में क्वेश्चन आता है। फिर मैं आपको FCE यानी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, वो भी पिक्चर के साथ, जहां पर रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद मैं आपको वोकैब कराने वाला हूं, इस चैप्टर की सारी वोकैबलरी जो आपको डिफिकल्ट लग सकती है। उसके बाद इसमें मे आई हेल्प यू सेक्शन भी होगा एक, कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं चैप्टर में जो सिर्फ वोकैबलरी से हल नहीं होते। यानी अगर उस वर्ड की मीनिंग मैं आपको बता दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, आपके इस फर्स्ट चैप्टर में ही एक वर्ड यूज हुआ है, वो है एनविल, ANVIL। मैं आपको समझाऊं तो आप नहीं, इसका अगर मतलब मैं आपको बताऊं कि निहाई होता है, आप नहीं समझेंगे। मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सोनार किस बेस पर अपने, मतलब वो सोना या चांदी को पीटता है, तो लोहे का जो वो बेस होता है उसको हम इंग्लिश में एनविल कहते हैं। अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह की चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके लिए मे आई हेल्प यू वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं चर्चा एग्जाम पैटर्न पे, कि ये जो आपका चैप्टर है इससे एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। तो जो कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हमने आपको करवा दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा कंप्लीट कोर्स करें, तो प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके आप टॉपर्स कोर्स से जुड़ जाएं। बिहार का नंबर 1 कोर्स है 12th इंग्लिश का। इसमें हिंदी और उर्दू का कोर्स फ्री होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं इस कोर्स को किसने किया, तो आप यहां से शुरू करिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट टॉपर की बात कर रहा हूं। मैंने इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉपर को शामिल नहीं किया है स्टेट के। मैंने स्टेट के सिर्फ फर्स्ट टॉपर की बात की है। 1 2 3 4 5, पिछले 5 साल में 5 फर्स्ट टॉपर बिहार का। इन लोगों ने इसी कोर्स को ज्वाइन किया, ओके इंग्लिश एकेडमी से ही अपनी तैयारी की। इंग्लिश की, इंग्लिश नहीं, 200 मार्क्स की, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो। इंग्लिश के साथ वो दोनों पेपर फ्री मिलता है। खैर, आप में से जो बच्चे आर्ट्स वाले होंगे उनके लिए मिशन 26 लॉन्च हो गया है। इसमें आर्ट्स के सारे पेपर होते हैं। आर्ट्स के लिए आपको प्ले स्टोर से ओके ऑनलाइन एकेडमी नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहां जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब तैयार हो जाइए आप लोग इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने के लिए। एक बार मैं चाहूंगा आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज इसको शेयर कर दें। लेट्स स्टार्ट। क्या डिस्कस करने वाले हैं ये पहले ही चर्चा कर चुका हूं मैं, कि सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर थीम, फिर सोर्स, फिर FC, उसके बाद हम वोकैब्स में आई हेल्प यू साथ साथ करते रहेंगे। और मैं आपसे एग्जाम पैटर्न पर भी चर्चा करूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अबाउट राइटर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, पहले मैं राइटर के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको थीम पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको सोर्स पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें करते हुए उसके बाद फिर हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। ये है आपका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो पिक्चर के साथ होगा, जो मीनिंग के साथ होगा। उसके बाद इसमें आपको मे आई हेल्प यू वाला सेक्शन भी मिलेगा, ये भी पिक्चर के साथ। तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको 1 by 1। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइटर के बारे में। आपको मालूम है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो राइटर के बारे में आते हैं, और इसका एक बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, साथ ही बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन राइटर वाले सेक्शन से भी बहुत सवाल पूछा जाता है। और इसी तरह से पोएट्री सेक्शन में पोएट के बारे में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में जो पूछा जाएगा, उनमें से चीजों को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है आपके लिए। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है आपका, जिसका मतलब जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका पहले आप मतलब समझिए होता क्या है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति,
सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति। आपको पता है सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन कहते हैं जिंदगी गुजारने का वो तरीका जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला है, भेंट स्वरूप, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। बरसों तक ये चला आ रहा होता है और ये जो कल्चर है ना, ये कई सारी चीजों को मिलाकर बनता है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका पोशाक, आपका पहनावा क्या है, आप क्या खाते हैं आमतौर पे, आपके यहाँ क्या फोक्स हैं जो एक तरह से लोकगीत होता है, इन सारी चीजों को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तब कल्चर बनता है। और ये जो कल्चर है, कहा जाता है हर सैकड़ों किलोमीटर पर ये बदल जाया करता है, चेंज हो जाता है। खैर, तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है ये मैं आपको थीम में बताऊंगा, वहां पर डिटेल में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइटर के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। नेशनैलिटी की बात करेंगे तो वो इंडिया के थे। मैंने ये इसलिए दिया है कि इसके बारे में सवाल आता है। इनके बारे में तो आप जान रहे हैं क्योंकि ये भाई बापू हैं, फादर ऑफ नेशन है। लेकिन अगर हम बात करें बर्ट्रैंड रशल की, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जो आगे चैप्टर्स आ रहे हैं, उनके राइटर्स हैं या उनके स्पीकर्स हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है। इसलिए मैंने ये आपको बताया। लविंगली का मतलब होता है प्यार से। क्या? प्यार से। हम प्यार से इन्हें क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। फादर ऑफ नेशन को हिंदी में राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। पैदा हुए 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी डेथ हुई 30 जनवरी 1948 को। डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है कहीं पर राज करना, राज करना। इन्होंने राज किया। इट मीन्स के ये एक बड़े फिगर थे, मजबूत फिगर थे भारतीय राजनीति को। कब से कब तक? 1915 जब ये साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और 1948 अपनी डेथ तक। ये जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, ये गांधी पीरियड कहलाता है। आगे चलिए। रोट फॉर, इन्होंने लिखा एक पत्रिका के लिए। उस पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया, या एसोसिएटेड विद का भी आता है एग्जाम में। एसोसिएटेड विद का मतलब होता है जुड़ा होना, इससे संबंध होना। ये किससे जुड़े हुए थे? यंग इंडिया नाम की पत्रिका से। यहां पर हिडन है, ये लिखा हुआ है मेन वेपन। वेपन का मतलब होता है मेरे दोस्त हथियार। वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। तो इनका जो मेन वेपन था वो क्या था? तो वो था ट्रूथ, जिसको हम सच्चाई कहते हैं, और नन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा कहते हैं। ठीक है, तो ये था गांधी जी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि बताइए अगर कोई चैप्टर है तो इसकी टाइप क्या है। अगर ये प्रोज है तो प्रोज में कई सारी चीजें आती हैं। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये प्रोज का हिस्सा है। और ये जो चैप्टर है, खास तौर से अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये एस्से है। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे भारत इज माई होम, तो उसकी टाइप है कि वो एक स्पीच है। तो प्रोज में कई सारी चीजें आती हैं। प्रोज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एस्से आए, बल्कि प्रोज में स्पीच भी आ सकता है। आप अगर बात करें प्रोज की, तो प्रोज में ये जर्नी रिकॉर्ड भी आएगा। ठीक है, जर्नी रिकॉर्ड, कहीं किसी ने सफर किया उसके बारे में लिखा। अगर आप प्रोज सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें ड्रामा भी आएगा। अगर आप प्रोज सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें स्टोरी भी आएगा। और अलग अलग चैप्टर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो टाइप बदलती जाएगी। टेकन फ्रॉम, यानी ये लिया गया है, या ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्धरण। ये जो टुकड़ा है कहां से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये इसका एक सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थीम की बात करेंगे। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी किस चीज की बात की गई है इस चैप्टर में। इंग्लिश में देखते हैं, इट्स एन एस्से, यह एक लेख है, वेयर, जहां महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड, महात्मा गांधी ने तुलना किया है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से। एंड और फाउंड, ये पाया, बोथ आर गुड, दोनों सभ्यताएं अच्छी हैं, इन देयर ओन स्फेयर्स, मतलब अपनी अपनी जगह पर, बट आर्स इज द बेस्ट, लेकिन हमारी वाली जो सभ्यता है ना, वो सबसे अच्छी सभ्यता है। ये गांधी जी ने कहा है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप पढ़ लेंगे। ऐप पर तो सारी वीडियो का आपको पीडीएफ मिलता ही है, और यूट्यूब पर भी मैं कभी कभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया करता हूं पीडीएफ का।
तो हिंदी आप खुद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको। यह एक लेख है जहां महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से की है और पाया कि दोनों सभ्यता अपनी अपनी जगह सही हैं, पर हमारी सभ्यता सबसे अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोर्स की बात करते हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है। नहीं, गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नहीं लिखा है। गांधी जी ने लिखा है ये सत्यना प्रयोगो। ये इन्होंने गुजराती में लिखा था, अपनी मातृभाषा में। इसको महादेव देसाई ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और नाम रखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जी, गांधी जी की आत्मकथा एक्चुअल में गुजराती में लिखी गई है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने। खैर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है सो उसके बारे में। यह इससे महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। मूल भाषा गुजराती है और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महादेव देसाई हैं। गांधी जी सत्यना प्रयोगों के लेखक हैं। खैर, अगर एग्जाम में आएगा तो महादेव देसाई नहीं आएगा, आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो सोर्स है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखना है और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक को महात्मा गांधी जी को ही शो करना है। ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन होता है वो 3 तरह से होता है। आपके पास जब टाइम होता है ना, क्या है, जब आपके पास ज्यादा टाइम हो। मेरे यहाँ 3 तरह का एक्सप्लेनेशन है। जब ज्यादा टाइम होगा तो टॉपर्स कोर्स के लिए, टॉपर्स कोर्स वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ज्यादा टाइम रहता है बच्चों के पास, तो ये डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन होता है। कम टाइम अगर रहेगा तो भाई क्रैश कोर्स टाइप का एक्सप्लेनेशन होगा। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, तब जो एक्सप्लेनेशन होता है उसके लिए मैंने ऑडियो बना रखा है, ऑडियो समरी। मतलब इसी चैप्टर को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें अगर ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरे चैप्टर को 1 शॉट में एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी, तो अगर आपको चाहिए ये बहुत कम टाइम में आप इस पर कमांड कर लें तो आप इसके साथ साथ ऑडियो समरी भी देख लें। ऑडियो समरी कोर्स में ऑलरेडी दी गई है हर एक चैप्टर की, आपको एग्जाम के टाइम में वो काम आएगा। हालांकि मैंने वो आपको गिफ्ट के तौर पर दिया है, बट आपको वो एग्जाम के टाइम में जबरदस्त तरीके से काम आएगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे बहुत गौर से इस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. ये पहला पैराग्राफ है। टोटल 24 पैराग्राफ हैं आपके इस चैप्टर में, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है, इस ब्लैक पट्टी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसकी मीनिंग होगी, और उस डिफिकल्ट वर्ड को मैंने ब्लू कलर दिया है, एक अलग कलर दिया है। इवॉल्व्ड, एंसेस्टर, फेट, ग्रीस, पिटिएबल। यहां पर ये 5 वर्ड्स हैं। इवॉल्व, एंसेस्टर, फेट, ग्रीस, पिटिएबल, यहां पर ये 5 वर्ड हैं। तो यहां पर वो ब्लू कलर में आपको दिखेगा। मुझे ऐसा लगा कि इस पहले पैराग्राफ में 5 ऐसा वर्ड है जिसमें आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने उसकी मीनिंग यहां पर लिख दिया। और उससे भी ज्यादा दिक्कत आपको कहां पर हो सकती है, इन 2 वर्ड्स में, ग्रीस एंड फेरोज। तो मैंने क्या किया कि एक तो पिक्चर भी दे दिया और साथ में इसको मैंने मे आई हेल्प यू नाम से एक सेक्शन दे दिया। किस नाम से? मे आई हेल्प यू। यानी मुझे लगता है कि ग्रीस और फेरोज ये 2 ऐसा वर्ड है इस पैराग्राफ में जो आपको ज्यादा दिक्कत करेगा, तो उसकी मीनिंग सिर्फ मैंने नहीं लिखा बल्कि उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। और अब इमेजिन करिए कि जब इसका पीडीएफ मिलेगा तो कितने अच्छे से कमांड हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, सॉरी शुरू करते हैं अब इस पैराग्राफ को। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया अपना। ये पैराग्राफ है, इसमें जो ब्लू कलर है डिफिकल्ट वर्ड है जिसकी मीनिंग यहां पर लिखी हुई है। जो रेड कलर में और अंडरलाइन किया हुआ है वो और ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के दौरान, इस पूरे चैप्टर को या आपकी पूरी बुक को एक्सप्लेन करने के दौरान,
मैं कभी भी हिंदी नहीं देखूंगा, यहां पे नहीं आऊंगा मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने खुद रेनबो राइडर नाम से एक किताब लिख रखा है, मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसी किताब में सब कुछ है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे लेक्चर डिलीवर करने, तो फिर उसको उसको उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो ये मेरी डिजाइनिंग है आपके चैप्टर के लिए, ठीक है, जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और जो मैं सारे चैप्टर का लेक्चर डिलीवर करूंगा। खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मैं इसी तरह से पूरे 24 पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला पैराग्राफ आपके सामने, पहली लाइन। आई बिलीव, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, ये तो पूरा रटा ही गया है मुझे, खैर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए चलिए पढ़ता हूं मैं, आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे मैं कैसे पढ़ता हूं, प्रोनाउंसिएशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उच्चारण को। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब मुझे विश्वास है कि जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, यहां पर देखिए इवॉल्व का मतलब दिया हुआ है विकास करना, मतलब विकसित, ठीक है। जो सभ्यता भारत ने इवॉल्व किया है, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कहीं भी मार खाने वाली नहीं है। बीट का मतलब पीटना मारना होता है, यहां पर मात खाना यानी हार जाना। जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, हमारे पूर्वजों ने, वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं, मतलब हम दूसरी सभ्यता से अच्छे हैं। नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में कैन इक्वल, जो बराबरी कर सकता है, जो बराबरी कर सकता है द सीड्स, यानी उस बीज की, द सीड्स उस बीज की, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं जो कर सकता है। रोम वेंट, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी रोम, इस दुनिया से चली गई, खत्म हो गई। आगे चलिए, ग्रीस शेड, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है ना, एक जमाने में रोम था। ग्रीस यानी वो यूनान, वो यूनान जिसने फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल दिया, जिसने फादर ऑफ ड्रामा एरिस्टोटल दिया, जिसने फादर ऑफ जोलॉजी एरिस्टोटल दिया, जिसने फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स दिया, जहां के आर्किमिडीज का प्रिंसिपल चलता है, जहां इराटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी है, जहां थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है, जहां हकीम लुकमान नाम का एक बंदा था जिसने अपने मौत की मेडिसिन दवा बना लिया था, वो उसी उसी सरजमीन से निकला हुआ अलेक्जेंडर था जिसने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था। तो वो धरती है, वो थेल्स थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये सब जो पढ़ते हुए, सब कहां से? यूनान से। तो ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस की किस्मत के साथ भी वही हुआ जो रोम के साथ हुआ। अभी तो कुछ साल पहले दिवालिया भी हो गया था ग्रीस। द माइट मतलब शक्ति, ताकत, ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, मतलब फेरोज की शक्ति टूट गई। अब ये फेरोज कहाँ के हैं भाई? तो ये फेरोज जो हैं ये इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं। कहाँ के हैं? इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट कहते हैं हम मिस्र को। मिस्र एक देश है अफ्रीका में, इसकी भी शक्ति टूट गई, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये फेरोज नाम का एक बादशाह था, जो फेरोज, फिरौन कहते हैं हिंदी में। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब देखिए आपकी सहूलत के लिए मैं आपको ग्रीस समझाता हूं क्या है। यूनान देश को इंग्लिश में हम ग्रीस कहते हैं। यह वही देश है जहां सुकरात और प्लेटो पैदा हुए। यह सिकंदर महान की धरती है। इतिहास के पिता हेरोडोट्स और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु भी यूनान के ही रहने वाले हैं। फेरोज, इसको पढ़ते हैं फेरोज, हिंदी में फिरौन कहते हैं। मिस्र के प्राचीन शासकों को फेरोज कहा जाता था, जिसे हिंदी में हम फिरौन कहते हैं। यह किसी एक शासक का नाम नहीं था, बल्कि उस राजवंश का हर बादशाह फिरौन कहलाता था। यह अपने आप को भगवान समझते थे और इनका बहुत विशाल साम्राज्य था। अनेकों फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के संग्रहालय में यानी म्यूजियम में है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको क्या बोलते हैं, इजिप्ट की यानी मिस्र के जो म्यूजियम है, वहां के फेरोज आपको दिख जाएंगे। उनकी मम्मी आज भी है, लगभग 4-5 हजार साल हो गए और डेड बॉडी आज भी पड़ी हुई है उनकी वहां। आगे चलिए, तो ये सारे देश हैं जो दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं कभी, लेकिन आज अस्तित्व में नहीं है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो पड़ता है तो एशिया में है, लेकिन इसका पश्चिमीकरण हो गया। ऐसा लगता है ये भी पश्चिम की राह पे चल पड़ा है। ऑफ चाइना, चीन के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी वो क्या बोलते हैं गांव घर में, बेसिर पैर का है ना, डगरे का बैगन, इस
तरह से। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी somehow और अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार से, अपनी नींव से टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, महादेश है यूरोप, लर्न देयर लेसन, वो लोग अपना लेख सीख, मतलब अपना पाठ सीखते हैं। यूरोप के लोग सीख रहे हैं कहां से? तो ग्रीस के यानी यूनान के और रोम के लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, जो ज्ञान दिया है, जो अपनी बुक्स में लिख कर गए हैं, वहां से ये ज्ञान कौन सीख रहे हैं? यूरोप के लोग, यानी अपना कुछ भी नहीं उनका। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब यहां मतलब कहने का ये है कि ये जो यूरोप के लोग हैं वो सीख रहे हैं कहां के लोगों से? ग्रीस और रोम के लेख से, जो अब अपने फॉर्मर ग्लोरी में नहीं है। ये ग्रीस और रोम, उनकी लेखनी तो बची हुई है, जो राइटिंग्स हैं, लेकिन जो यश था उनका, जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था इस दुनिया में, वो अब नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और ये यूरोप के लोग इन लोगों से सीखने के चक्कर में, इमेजिन, वो लोग सोचते हैं ये, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक, कि वो उन गलतियों को अवॉइड करेंगे, त्याग देंगे, जो ग्रीस और रोम के लोगों ने किया था। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इतनी दयनीय स्थिति है इनकी, इन यूरोप वालों की, और ये मुकाबला करना चाहते हैं हम हिंदुस्तानियों से। खैर, मैंने ये जो कुछ भी आपको बताया, यहां पर हिंदी मीनिंग मैंने लिख दिया है आपके इस प्रेजेंटेशन में, जो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ मिलेगा। मे आई हेल्प यू भी है, ये फिरौन था, ये ऐसे ही बादशाह था, ये क्या बोलते हैं, ये फिलोसफर हैं ग्रीस के। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ भी मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी पैटर्न पे सजा हुआ अगर आप चाहते हैं इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो मेरे इस साइड में इंग्लिश है जिसका नाम रेनबो राइडर है, 3D लुक में आपको दिख रहा होगा, और इस साइड मेरे तरंग है, 3D लुक में ये भी दिख रहा होगा। जिस तरह से मैंने इंग्लिश लिखा है उसी तरह से मैंने आपके हिंदी को लिखा है, राइट। अभी के अभी जाकर आप लोग इस बुक को आप ओके इंग्लिश एकेडमी से कांटेक्ट करें, या तो आप ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं, या जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें, ऐप पर भी अवेलेबल है बुक, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो खैर, अब हम आते हैं पैराग्राफ सेकंड की तरफ। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, अपना भारत अटल है, अडिग है, एंड दैट्स हर ग्लोरी, और ये हमारे भारत की खूबसूरती है। ये जो वन लाइनर होता है ना बेटा, वन लाइनर में ये सवाल आता है कि इंडिया इज इमूवेबल एंड दैट्स हर ग्लोरी। एक लाइन वाले में ये आता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहां मैंने कहा ना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के पैटर्न पे भी बात करूंगा मैं, तो ये चीजें आती है एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी ये लाइन दे देगा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एक लाइन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस वाले लाइन का राइटर कौन है, या ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से आई है, तो आप वहां पर बता पाएंगे कि ये जो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है, ठीक है। एक चीज ये है। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला क्या यहां पर, कि ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से आ सकती है एमसीक्यू टाइप से, या फिर ब्लैंक स्पेस रहेगा, आपको फिल करना होगा। एमसीक्यू टाइप से भी हो सकता है कि भाई भारत, इंडिया इज क्या है, खाली जगह डॉट डॉट डॉट, अब वहां पर आप फिल कर देंगे इमूवेबल। जो ऑप्शन आपको चुनना होगा, 4 ऑप्शन में इमूवेबल आप टिक करेंगे। इट्स हर ग्लोरी, ये इसकी खूबसूरती है, ठीक है, एंड दैट इज हर ग्लोरी। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, यहां पर इस चार्ज का क्या मतलब है? एक चार्ज तो वो भी है जो आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन यहां पर इस चार्ज का मतलब है दोष। भारत पर ये दोष लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है। चार्ज का मतलब इल्जाम। अब एक्चुअल मीनिंग किसकी क्या होगी? इमूवेबल, अटल, ग्लोरी, महिमा, यश। चार्ज मतलब यहां पर इल्जाम। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ही लिखा है, आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने कर दिया है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत पर ये दोष है, इल्जाम है क्या? दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, के यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट मतलब अनपढ़ हैं, अनस्टॉलिड और बहुत जिद्दी हैं, हठी हैं। दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, कि किसी तब्दीली के लिए, किसी चेंजिंग के लिए, किसी परिवर्तन के लिए उनको बहलाना, फुसलाना, उनको मनाना, ये संभव नहीं है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये सचमुच इल्जाम है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हैं,
क्या हम कोई चेंजिंग अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते? कर सकते। वैसे इस हिस्से को पढ़ने से पहले एक चीज आपको समझना होगा। एक वर्ड है अंग्रेजी का, वो है मैं आपको बताता हूं वो कौन सा वर्ड है। रेलिवेंट। क्या है? रेलिवेंट। RELEVANT। हिंदी में इसको हम प्रासंगिक कहते हैं। प्रासंगिक का मतलब होता है कि वो चीज जो रिलेट कर रही हो। अब ये जो इससे है, इसकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे मैं भी सहमत नहीं हूं, आप भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि गांधी जी यहां पर कुछ ज्यादा थोड़े से सख्त हो गए हैं। वेस्टर्न क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। ठीक है, जो चीज बुरी है अपनी जगह है बुरी, लेकिन अगर हम उसको कोसते चले जाते और उन मशीनों को अडॉप्ट नहीं करते तो हम आज फोन चला नहीं रहे होते, मैं इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहा होता और आप पढ़ नहीं रहे होते, ऐप के थ्रू आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे होते। ठीक है, अगर हम सिर्फ अपने हैंड्स एंड फीट पे भरोसा करते तो। अगर हमने अब तक सिर्फ हल चलाया होता, हम ट्रैक्टर की तरफ नहीं आए होते, तो हमने कम वक्तों में बड़े बड़े खेत को नहीं जोता होता। तो बातें मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो रेलिवेंट नहीं है। खैर, अपने नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आगे है, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। भाई ये हमारे ऊपर दोष है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे हैं, इल्जाम है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये जो एनविल वाला वर्ड है, जो मैं आपसे कह रहा था कि रेड कलर में अंडरलाइन होगा और आपको समझाया जाएगा। देखो, मैंने कहा था ना शुरू में ही लेक्चर के स्टार्ट में कि आपको ये वर्ड ऐसे सिंपली समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला निहाई, क्या आप समझे? नहीं। अब इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसे हिंदी में निहाई कहते हैं, या मेटल का एक बड़ा ब्लॉक होता है और जिसका ऊपरी हिस्सा चपटा होता है। इस पर आप सोनार को चांदी रखकर पीटते हुए देख सकते हैं। अब समझ में आया? वो जो लोहे का ब्लॉक होता है जिस पर रख के पीटा जाता है उसको एनविल कहते हैं। तो गांधी जी अपने एक्सपीरियंस को यहां पर थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस की निहाई पर, अपने अनुभव की निहाई पर, मतलब जो परखा है हमने जिंदगी को, उस पर ये कह सकता हूं। ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। आगे, हाँ, what we have tested and found true on the anvil of our experience, जो कुछ भी हमने अपने अनुभव के निहाई पर परखा है, we dare not change। हमें भाई, हमें तब्दीली करने की हिम्मत मतलब नहीं है। ठीक है, वी डेयर नॉट चेंज, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, मतलब हम हमारे अंदर कोई तब्दीली करा दे, खैर ये हिम्मत भी नहीं है किसी में। भारत जैसा है, अडिग है, अटल है, और इसको चेंज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे चलो। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे ने भारत पर अपने एडवाइस को थ्रस्ट करने की, थ्रस्ट का मतलब है किसी पर कोंचना, थोपना, थोपने की कोशिश की। एंड शी रिमेन्स स्टेडी, और वो अभी भी अटल है, अडिग है, स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, ये भारत की खूबसूरती है। हर यहां पर इंडिया को कहा गया है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आर होप, और ये हमारे उम्मीद की एक आखिरी किरण है। क्या भाई? कि हमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पश्चिम को देख करके हमारी भी आंखें चौंधिया जाएं और हम उसके पीछे भागने लगे। ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने 75-80 साल पहले लिखा। ये बात आज रेलिवेंट नहीं है। आगे चलो। नेक्स्ट, हम अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अब वो डिफाइन कर रहे हैं सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं चरित्र का एक पहलू। ठीक है, किसी काम को करने का एक तरीका। ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है, चरित्र का वो पहलू है, काम करने का वो तरीका है। सभ्यता वो चीज है, आसान शब्दों में समझो, जो पॉइंट आउट करता है, जो बताता है मानव को, मनुष्य को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके कर्तव्य का रास्ता। कि भाई आपको आपका कर्तव्य क्या है, उसके रास्ते क्या हैं, इसके बारे में बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना,
अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और साथ साथ नैतिकता का भी पालन करना, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों चीजें अगर साथ साथ हो जाएं तो भाई आइसिंग ऑन द केक है, चेरी ऑन द टॉप है, सोने पर सुहागा है। कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन भी कर ले और साथ साथ नैतिकता का दामन भी नहीं छोड़े तो ये बहुत अच्छी चीज है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। अगर कोई ऐसा करता है तो अपने माइंड पर, अपने मन पर और अपने पैशन पर, अपने क्या बोलते हैं, इच्छाओं पर वो नियंत्रण है उसको। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को जान पाएंगे। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई अक्सर एग्जाम में आता है ये वाला, कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। अगर आप पूछेंगे कि गुजराती में सभ्यता का, सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अच्छा चरित्र। आगे, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर मेरी ये परिभाषा सही है सभ्यता की, देन इंडिया, तो भारत को, एज मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स का मतलब होता है किसी और से। तो भारत को किसी और से भी किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। भारत जैसा है इसको ऐसा ही रहना चाहिए, एंड दिस इज एज इट शुड बी। भारत जैसा है इसको ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात करते हैं वो, यहाँ इससे पहले तो उन्होंने किस चीज़ की बात की, उन्होंने बात की कि भाई ये हमारी सभ्यता दूसरों से डिफरेंट कैसे है, दूसरी मिट गई, हम अभी तक टिके हैं और ये खूबसूरती है हमारी, नैतिकता का पालन हमें करना चाहिए, सभ्यता क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाया। अब वो बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो कहते हैं वी नोटिस दैट, नोटिस का मतलब है किसी चीज़ को गौर करना, देखना। हम देखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इंसान का ये जो मन है ना वो बेआराम परिंदा है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है बेआराम पंछी, जिसको चैन नहीं आए, एक ख्वाहिश पूरी तो दूसरी तैयार। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ये पाता है इंसान उतना ही चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और बावजूद उसके असंतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि पा लिया तो फिर संतुष्ट हो जाए, आज साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल, और फिर मोटरसाइकिल है तो फिर कार, फिर स्पोर्ट्स कार। ये उसकी ख्वाहिशों का सिलसिला जो है कभी नहीं थमता। आगे, द मोर वी इंडल्ज, जितना ही हम डूबते चले जाते हैं, लिप्त होते जाते हैं इन आर पैशंस, अपनी ख्वाहिशों में, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही अनियंत्रित हो जाता है, उतना ही अनकंट्रोल हो जाता है। आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, इसलिए, सेट अ लिमिट टू आर इंडल्जेंसेस, हमारी ख्वाहिशों का एक लिमिट तय किया। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि ये जो हैप्पीनेस है, ये खुशी है ना, ये एक मेंटल कंडीशन है, मतलब मानसिक अवस्था। ये कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान यहां से खुश है ना, मस्तिष्क से खुश है, तो वो खुश है, मन से खुश है तो वो हर तरह से खुश है। और अगर मन से ही खुश नहीं है तो फिर पैसों का अंबार ही क्यों ना हो उसके पास, कारून का खजाना ही क्यों ना हो उसके पास, कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो उसके पास, वो हमेशा असंतुष्ट है। वो कहते हैं ना, इस पर आपने गालिब का नाम सुना होगा, बहुत बड़े शायर हैं भारत के, उन्होंने ख्वाहिशों पे कहा था, इंसान की जो ख्वाहिश है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इच्छा के बारे में क्या क्या, मनुष्य की इच्छा पे, कि इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमी चाहिए 2 गज कफन के बाद। लो, मर जाने के बाद कफन तो दे ही दिया, लेकिन फिर कहता अब हमको 2 गज जमीन भी चाहिए। ये डायलॉग, ये शेर आपने फना में भी सुना होगा, एक मूवी आई थी शायद 2006 के आसपास। आगे चलिए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी कहते हैं, मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज अनहैप्पी ही इज पुअर, और अनहैप्पी ही इज पुअर। मतलब एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो इसलिए खुश है कि वो अमीर है, या इसलिए दुखी है कि वो गरीब है। यानी अमीरी और गरीबी का खुशी से कोई लेना देना नहीं है।
पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग नाखुश होते हैं, गरीब लोग बड़े खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और ये बात भी सच है कि लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, हर कोई हमेशा अमीर नहीं हो जाएगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन्हीं चीजों को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने डिसऑर्डर्ड अस, हमें रोका फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, आनंद से, विलासिता से। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, सेम काइंड ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, कि हम उसी तरह का जो है ना फ्लो, यानी हल से आज भी हम चला रहे हैं उसी तरह के हल को जैसा हजारों साल पहले था। ये बात जब इन्होंने लिखा होगा 75-80 साल पहले, तब रेलिवेंट है। 80-90 साल भी हो सकता है, अभी ये चीज रेलिवेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। वी हैव, क्योंकि अब हल चलता ही नहीं है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। हम आज भी उसी झोपड़ी में रहते हैं जैसे लोग हजारों साल पहले रहते थे। एंड आर इंडाइजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। इंडाइजेनस एजुकेशन किसको कहते हैं? ये देखो, ये आपने देखा होगा, ये वाली जो शिक्षा है, जहां सिर्फ नॉलेज पर फोकस नहीं किया जाता कि आपको ज्ञान अर्जित करना है, बल्कि नॉलेज के साथ साथ आपको सर्विस पे भी फोकस किया जाता है, आपको नेचर को भी समझने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, आपको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसी को इंडाइजेनस एजुकेशन कहते हैं। कि आज भी जो हमारी शिक्षा का आधार है इंडाइजेनस एजुकेशन का, वो सेम है जो पहले थी। जैसे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के मठ में बच्चे जाकर पढ़ते थे, आज भी इसी तरह से ये स्वरूप चल रहा है समाज का। हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, या हमसे थोड़ा सा पहले लोगों ने, कि मास्टर साहब को पहले के लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है। मतलब ये कि अगर कोई मास्टर साहब हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर एक दूध वाला मास्टर साहब के पास भेजता है तो पैसा नहीं देता था, बल्कि वो बदले में दूध दे देता था। हाँ, ऐसा होता था। दूध वाला फल वाले से एक्सचेंज कर लेता था चीजों को। खैर, तो सुकून था वहां। खैर, आगे बढ़ते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरोडिंग कंपटीशन। लाइफ कॉरोडिंग समझते हो? जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली। ये जो आज कंपटीशन है, पहले नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। हर कोई अपने अपने पेशे में लगा हुआ था। एंड चार्ज द रेगुलर वेज। और एक जो मजदूरी होती थी रेगुलर, वो लेता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ये बहुत वीवीआई लाइन है। ये जो जहां जहां पे मैं वीवीआई फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम में आता है। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मशीनरी का आविष्कार करना नहीं आता था, बट आर फोर फादर्स न्यू दैट। हमारे पूर्वज जानते थे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसलिए उन्होंने गहन विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड, ये फैसला किया, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोग वही करेंगे जो हम अपने हाथ पैर से कर सके। दे सॉ दैट आर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारी जो खुशी है या हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ पैर के प्रॉपर यूज में है, इसलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। वो जो आविष्कार और आविष्कारक वाला सेक्शन देखते हो ना जनरल नॉलेज की किताब में, भारत के एक भी वैज्ञानिक वहां पे नहीं होते, मुश्किल से एक दो होंगे, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, ये सब। सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया, और वो जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने बताया कि पौधे में जान होती। इसके अलावा साइंटिस्ट वहां नहीं दिखते। हो सकता है गांधी जी की इस फिलॉसफी को उन्होंने फॉलो किया होगा। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ज़रूरी है, या मशीनरी के साथ जो आपको आगे बढ़ना है ये ज़रूरी है, आपको ये अडॉप्ट करना चाहिए। खैर, गांधी जी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि कहीं कहीं पर मैं सहमत नहीं हूँ, आप भी सहमत नहीं होंगे। तो ये बातें तब रेलिवेंट हो सकती हैं, अब रेलिवेंट नहीं है। दे फर्दर रीजनड, रीजन का मतलब है तर्क संगत या मुनासिब। आगे उन्होंने ये किन की बात की जा रही है? ये बात हमारे पूर्वजों की जा रही है, क्योंकि इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है 7वें पैराग्राफ में। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वर अ स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, फंदा। एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रांस, इनकम्ब्रांस कहते हैं एक बोझ को, बर्डन को। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। कहने का मतलब है, आगे उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो बड़े शहर थे, बड़े शहर एक स्नेयर थे, एक ट्रैप, फंदे की तरह थे, और एक बोझ था।
लोग वहां खुश नहीं थे क्योंकि वहां गैंग्स ऑफ थीव्स थे, चोरों का, डाकुओं का गैंग था, एंड रॉबर्स, गुंडे थे, प्रोस्टिट्यूशंस, वहां वेश्याएं थी, एंड वाइस, और वहां पाप फ्लोरिशिंग, परवान चढ़ रहा था। एंड द पुअर मैन विल वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। उन लोगों का मानना था कि ये सारी बुराइयां थी, वहां गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाता था, मतलब उनका शोषण होता था। दे वर देयर फोर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे। मतलब अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, अगर एग्जाम में ये लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे छोटे छोटे गांव में संतुष्ट क्यों थे? वाई वर आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड इन स्मॉल विलेजेस? दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू द swords ऑफ एथिक्स। और हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये जो राजा की तलवारें हैं, राजा और उनकी तलवारें हैं, वो तुच्छ थी, छोटी थी, किनकी तलवारों के सामने में? एथिक्स के। एथिक्स किसको कहते हैं? नैतिकता को। दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। उनका मानना था कि इस पृथ्वी पर जो सोवरेन है, जो संप्रभुता है, जो पावर है ना, वो असल ऋषि मुनियों में है। ये राजा या उनकी जो तलवारें हैं, उनकी ताकत है, वो तुच्छ हैं ऋषि मुनियों की ताकत के सामने में। ए नेशन, एक ऐसा राष्ट्र विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जहां ऐसा संविधान हो, इज फिल्टर टू टीच, इज फिटर, फिटर होगा यहाँ पे, फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। जहां राजाओं से ज्यादा ऋषि मुनियों और साधुओं का सत्कार किया जाता हो, उनकी ज्यादा वैल्यू हो, महत्व हो, उसे किसी दूसरे संविधान या देश से सीखने की जरूरत नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स। हाँ, ये सही बात है, भारत में कोर्ट था, कचहरी थी, लॉयर वकील थे, एंड डॉक्टर्स, वैद्य भी थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो सब अपने हद में थे, सीमा में थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। सबको मालूम था कि किसी का पेशा एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। मोर अवर, और साथ ही ये भी कि ये जो वकील होते थे, है ना, और ये जो वैद्य होते थे, जिनको आप आज लॉयर और डॉक्टर कहते हो, डिड नॉट रॉब पीपल। आज के डॉक्टरों और वकीलों की तरह लोगों को लूटा नहीं करते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंस, लोगों के सेवक थे वो। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना होता था, डॉक्टर उस बीमार के पास आते थे, वैद्य आते थे, नहीं पैसा होता था, फ्री में इलाज करके जाते थे। उन चीजों को उन्होंने पेशा नहीं बनाया हुआ था, सेवा था, सेवा धर्म था वो। और नॉट देयर मास्टर्स, उनके सेवक थे, मालिक नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, इंसाफ की जहां तक बात है वो फेयर ही था, निष्पक्ष होता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, अगर कोई मामला कभी हो भी जाए तो लोग कोर्ट नहीं जाते थे, अवॉइड करते थे जाना। देयर वर नो टॉट्स, टॉट्स कहते हैं हम दलाल को, दलाल नहीं थे। टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है लालच देना, लोगों को लालच देने के लिए दलाल नहीं थे वहां। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। खैर ये जो चीजें थी, कुछ बुराइयां थी भी, तो इन एंड अराउंड कैपिटल्स, जो राजधानी होती थी उसके गिर्दो नवाह में, उसके आसपास में होता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग बहुत इंडिपेंडेंटली रहते थे, आज़ादी से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चर का, कृषि का जो उनका पेशा है उसको फॉलो करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। अब यहाँ पर ट्रू होम रूल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो ट्रू होम रूल को फॉलो करते थे। ट्रू होम रूल का सिस्टम ये है, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, ये घर की बात घर ही में रहे। अगर कोई मामला हो, किसी के लड़के को किसी की लड़की पसंद आ गई, अब किसी ने देख लिया कि दोनों मिल बैठा है, बातें कर रहा है, तो लोगों ने क्या किया? पंच बिठाया, बुलाया, वहां पर दो डंडा उसको, दो डंडा उसको मारा, शादी ब्याह कराया, मामला यही खत्म। कोर्ट कचहरी जाना, मामला उठाना, सोशल मीडिया पे डालना, ये चीजें वहां थी ही नहीं पुराने जमाने में। तो वहां मामला घर में ही डील कर लिया जाता था, थाना जाने की, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसी को ट्रू होम रूल कहते हैं। आगे चलते, द इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो मैंने अभी बताया, वर्णन किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटेराइज। वोटेराइज कहते हैं यहाँ पे किसको? तो वोटरीज कहते हैं हम वो योगियों को,
है ना। जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किया भारतीय सभ्यता के बारे में, वही यहाँ के योगियों ने भी किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, जहां पूरी तरह से पूर्णता हो, कोई कमी ही ना हो, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है दुनिया में। ये बहुत वीवीआई चीज है। अगर कहा जाए इंडियन सिविलाइजेशन की खूबी बताइए, या कहा जाए वेस्टर्न सिविलाइजेशन की खूबी बताइए, या ये कहा जाए दोनों में डिफरेंस बताइए, इन तीनों सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, मतलब भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, इसकी जो प्रवृत्ति है, वो है एलिवेट करना, यानी बढ़ावा देना, किस चीज को? मोरल बीइंग को, नैतिकता को। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता की जो खूबी है वो ये है टू प्रोपैगेट, प्रोपैगेट कहते हैं किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रचार प्रसार करना, इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देना। हम भारतीय सभ्यता वाले लोग बहुत नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, और ये लोग अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। द लैटर इज गॉडलेस, लैटर का मतलब होता है बाद वाली, यानी ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये गॉडलेस है, ये भगवान में विश्वास नहीं करती, नास्तिक होते हैं ये लोग ज्यादातर। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारा आस्था है, हमारी आस्था है भगवान में। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। इसलिए हम भारतीयों के लिए ये जरूरी है, बिहेव्स मतलब जो चीज नेसेसरी हो, जरूरी हो। क्या जरूरी है भाई? वो ये है कि हमें अपनी भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपकना है, जैसे आपने देखा ना एक बच्चे को माँ की छाती से चिपके हुए, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, वैसे ही हमें अपनी सभ्यता से चिपकना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। इन चीजों को यहाँ पे पश्चिम की इतनी बुराई करने के बाद अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे गांधी जी, कह रहे हैं भाई मैं नफरत नहीं करता हूँ, ऐसा मत समझना कि अगर मैंने ये चीजें पश्चिम की कमियों को सिखाया, बताया है, गिनाया है, तो इट डजंट मीन दैट आई एम अ हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं थैंकफुल हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पश्चिम का, कि मैंने बहुत सारी चीजें इस पश्चिमी सभ्यता से सीखी हैं। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माय कंट्रीमेन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost। मतलब समझे, गांधी जी कह रहे हैं कि देखो मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वेस्ट का, पश्चिम का, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस आधुनिक सभ्यता का, इसलिए भी कि इसी आधुनिक सभ्यता ने मुझे सिखाया है कि अगर अपने भारत को बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ अपने देशवासियों से कि भाई मैं भी पश्चिम में ही रह के आया हूँ, मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ये पश्चिमी सभ्यता आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि इनके यहाँ संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, ये भगवान में आस्था वाले लोग नहीं है, नास्तिक लोग हैं ये। खैर, शन का मतलब होता है दूर रहना, और मैंने यही एक चीज सीखा है कि इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इससे पश्चिमी सभ्यता से। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, ये आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर के शैतान की पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, ये एक डिफिकल्ट टर्म यूज किया गया है, बट मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। मैंने आपके लिए इसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई हेल्प यू सेक्शन दिया है, आप इसको पढ़ के समझ लेंगे। वैसे इस लेक्चर के दौरान मैं सारी चीजें आपको खुद ही समझाने वाला हूँ, और ये सब अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो रेनबो राइडर बुक है, वहां तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। खैर, इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म का मतलब होता है शुद्ध भौतिकवाद, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट के जहां पर मशीनों के बिना काम नहीं चल सकता। ये आसाइश, ये सुकून है ना, ये कंफर्ट, ये लैविश लाइफ स्टाइल, इन सब के बिना काम नहीं चल सकता। इसको बोलते हैं अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। तो ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये बिल्कुल वही है। इंसान सुबह उठता है अलार्म की मदद से, पहले लोग मंदिरों के घंटे से, मस्जिद की अजानों से उठ जाते थे, अब अलार्म से उठते हैं।
और तब से लेकर के सोने तक मशीन 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 ही यूज होती। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और ये आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक, अगर ये ना सोचे एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्राम्फ ऑफ मॉडर्न मटेरियल सिविलाइजेशन, कि ये अपनी जो मटेरियलिस्टिक कामयाबी है, अगर इस जीत के हर मोड़ पर ये गौर नहीं करे आधुनिक सभ्यता कि चलो भाई आज इसको ये जीत मिल गई, ये जीत मिल गई, किसके मामले में, मशीनों के मामले में या भौतिकता के मामले में या अपने शरीर को सुख देने के मामले में, चाहे वो शारीरिक सुख हो, बौद्धिक सुख हो, किसी भी तरह का, तो ये इसके लिए खतरे की घंटी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, गांधी जी कहते हैं ये गैर जरूरी है, मतलब मुझे लगता है कि ये अनावश्यक है। इफ नॉट यूजलेस, अगर ये बेकार नहीं है तो मुझे लगता है अनावश्यक है। क्या? टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, कि दो अलग अलग सभ्यताओं को तौला जाए। एक तरफ हमने तराजू के पलड़े पे इंडियन सिविलाइजेशन को रखा और एक तरफ हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रखा और हमने बैलेंस को उठाया। नहीं, ये अगर बेकार नहीं है तो जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। मुझे लगता है कि वेस्ट ने, पश्चिम ने एक ऐसा माहौल, एक ऐसी सभ्यता को इवॉल्व किया है जो सूट करती है इसके अपने क्लाइमेट को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने परिवेश को। एंड सिमिलरली, और उसी तरह से वी हैव सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता ऐसी है जो सूट करती है हमारी कंडीशंस को। एंड बोथ आर गुड देयर इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, कोई गलत नहीं है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये वीवीआई है, कितनी बार ये पूछ चुका है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि ये जो विशेष खूबी है ना आधुनिक सभ्यता की, वो है कि इंसान अपनी इच्छाओं को गुना करता चला जाए, बढ़ाता चला जाए। ये है क्या भाई? ये है आधुनिक सभ्यता, कि अपनी ख्वाहिशों को आप गुना करते जाइए, गुना करते जाइए, बढ़ाते जाइए, और अपनी ख्वाहिशों को भाग देने का नाम है भारतीय सभ्यता, यानी घटाते जाइए। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulation of these wants. जहां तक एंशियंट सिविलाइजेशन की, हमारे प्राचीन सभ्यता की बात है, तो एक जरूरी रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध जरूरी है, किस पर? अपनी इच्छाओं पर। एंड a strict regulating of these wants, और उसका रेगुलेशन भी होते रहना चाहिए, उस पर उसको देखते भी रहना चाहिए, मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस, ये जो आधुनिक इनसैटिएबलनेस है ना, या इनसैटिएबलनेस किस चीज को कहते हैं? असंतुष्टि को। ये जो आधुनिक असंतुष्टि आ गई है ना इंसान के अंदर, वो किस लिए आ गई है? वो इसलिए आ गई है कि उसका डाइविनिटी से, उसका मतलब जो है दैवीय शक्ति से विश्वास उठ गया है। उसको लगता है कि ये भविष्य नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा अपने कर्म का कोई हिसाब नहीं है, जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी को गुजारो। The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, लेकिन जहां तक प्राचीन सभ्यता की बात है तो ये रिस्ट्रेंट पे आधारित है, ये प्रतिबंध पर आधारित है। हाँ, और यहां एक विश्वास है, भविष्य में, दैवीय शक्ति में विश्वास है। Often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power. मतलब कहने का ये है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है, यहां दैवीय शक्ति में विश्वास नहीं है। ये जो आधुनिक सभ्यता है, यहां भविष्य में विश्वास नहीं है। जबकि हमारी भारतीय सभ्यता में ये सारी चीजें हम विश्वास से ही उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ द इमीडिएट, हाँ इस बात से इनकार नहीं करूंगा मैं, गांधी जी कह रहे हैं कि इमीडिएट का मतलब होता है अभी हाल ही में। एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। वो कहते हैं कि हाँ भाई, हैरान कर देने वाली बात है, अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में जो आविष्कार हुए हैं, आधुनिक साइंस ने जो दिया है, आधुनिक आविष्कार ने दुनिया को पागल कर देने वाला, इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता। बट आई हैव नो मैन ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इंसान की जो जीत है उसको रेसिस्ट करने में है, उसको प्रतिबंध करने में है। मैं यहां पर गांधी जी के पक्ष में नहीं हूं। अगर मैं उन तकनीक को रेसिस्ट कर रहा होता तो मैं आपको ऐसे पढ़ा नहीं रहा होता।
वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। मतलब गांधी जी का ये जो पूरा लेख है ना, वो नैतिकता पे, वो एथिक्स पे, वो संस्कृति पे, वो सभ्यता पे बेस्ड है, वो भगवान में विश्वास पर बेस्ड है, ठीक है, इन चीजों में। और ये इन चीजों को फेवर कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़े से वो मैं कह सकता हूँ कि जरा सा भी टॉलरेंस उन्होंने नहीं रखा है ना। जीरो टॉलरेंस है उनका यहाँ पर, और वो हर एक कामयाबी को पश्चिम के यहाँ पर नकार नकार रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम एक खतरे में हैं कि ये जो हमेशा की खुशी है ना, ये नैतिकता वाली खुशी, ये सभ्यता वाली खुशी, है ना, ये जो मशीनों से दूर रहने वाली जो खुशी है ना, अपने आप को मटेरियलिस्टिक जो हम फील दे रहे हैं, एक सुकून दे रहे हैं, इस सब से जितना हम दूर रहे ये हमारे लिए उतना अच्छा है, और ये हमारे लिए जो खुशी पैदा करता है, ठीक है, तो ये एक परमानेंट खुशी है। और मशीन से जो हमें खुशी मिलती है ये एक क्षणिक खुशी है, पल भर की खुशी है। तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं परमानेंट, हमेशा के लिए जो खुशी है उसके लिए हम मशीनों पर डिपेंड हो रहे हैं जो हमें पल भर की खुशी देती है। आगे कहते हैं वो, just as in the west they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। वो कह रहे हैं हाँ ये सही है कि भाई पश्चिम ने अपना आविष्कार किया है, मशीनों के मामले में तो हम भारतीय भी पीछे नहीं है, हमने भी आविष्कार किया है। हमारी ये जो हिंदुत्व है, हमारा ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है, इसने भी शानदार आविष्कार किए। किस मामले में? धर्म के मामले में, स्पिरिट के मामले में, और सोल के मामले में। ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास आंखें नहीं, बट वी हैव नो आईज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हमारे पास इन इन क्या बोलते हैं, कामयाबी को या इन खोज को देखने के लिए आंखें नहीं है। वी आर डैजल्ड, हमारी आंखें चौंधिया गई। वो धूप में अचानक निकलते हैं ना और रोशनी में चौंधिया जाती हैं हमारी आंखें, उसी को डैजलिंग कहते हैं। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हमारी आंखें इस मशीनों की तरक्की के आगे चौंधिया गई हैं। वेस्टर्न साइंस जो इस पश्चिमी साइंस ने किया है, आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस पर मोहित नहीं हुआ हूं, मैंने अपने जान को निसार नहीं कर दिया है, मैं फिदा नहीं हो गया हूं उस आधुनिक आविष्कार पर। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग लाइंस, अलोंग दीज लाइंस। ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारा साथ दे रहा है कि हम इन मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि हम ऐसी शैतानी तरक्की को हासिल करें, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। onrush का मतलब होता है एक अटैक। ये जो मटेरियलिज्म का, वस्तुवाद का अटैक है, आक्रमण है, किस पर? हमारी सभ्यता पर। इससे बचा जा सके इसलिए भगवान भी हमें इस मामले में तरक्की नहीं दे रहे, या हम नहीं कर रहे हैं, या हमारे पूर्वजों ने इस पर फोकस नहीं किया है। आफ्टर ऑल, खैर, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है हिंदुत्व में, इस भारतीय सभ्यता में, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इट हैज विटनेस्ड, इसी भारतीय सभ्यता ने गवाही, मतलब देखा है। क्या देखा है? द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, ये जो बेबीलोन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की बहुत बड़ी सभ्यता थी, सीरिया, ये जो शाम की सभ्यता है जो सऊदी अरब के बगल में है, इजिप्ट, पर्शियन जो पर्शिया की सभ्यता है, इजिप्टियन जो मिस्र की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं आज खत्म हो गई। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी अडिग है, अटल है। कास्ट लुक अराउंड यू, इसका मतलब समझते हैं? अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ, इसका ये मतलब हुआ। कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस? रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन और रादर द एंशिएंट रोम? क्या आप आज कहीं ढूंढ पा रहे हो? गिबन, एडवर्ड गिबन ने जो इटली की बड़ाई किया था, मतलब एडवर्ड गिबन एक्चुअली एक लेखक हैं, इन्होंने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर नाम से एक किताब लिखा है। किस नाम से? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। यानी ये जो रोमन साम्राज्य की बात मैं कर रहा था, ठीक है, इस रोमन साम्राज्य पर इन्होंने एक किताब लिखा है जिसमें उन्होंने उसके उत्थान और पतन की बात की है।
किसके? रोमन सभ्यता के। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जिस एडवर्ड गिबन ने जिस इटली, जिस रोम की बात किया था, क्या वो वाला इटली आप आज आपको आज दुनिया में कहीं दिख रहा? उसकी वो ताकत दिख रही रोम की? और रैदर द एंशिएंट रोम, खैर, फॉर रोम वाज इटली। ये जो रोम है ना, वो एक्चुअली एक बड़ा साम्राज्य था पहले, और वही रोम आज कैपिटल बन गया इटली नाम के देश की। ठीक है, आगे चलो। खैर, गो टू ग्रीस। अब रोम के बाद वो आगे कह रहे हैं कि ग्रीस जाके देखो, यूनान जाके देखो, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। हाँ, ग्रीस की जो सभ्यता थी उसका नाम था एटिक सभ्यता। ठीक है, वो उस एरिया की सभ्यता थी, बहुत पॉपुलर। कहाँ है वो आज? देन कमिंग टू इंडिया, घूम लिए इन सारी जगहों पे, अब भारत आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन look around you and you'd be constrained to say yes, I see here India still living। और उसके बाद तुम यहाँ जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनको खंगालो, देखो, तुम ये कहने पर विवश हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। you'd be constrained to say क्या? हाँ, मैं आज भी पुराने भारत को यहाँ जिंदा देखता हूं, मैंने पाया है पुराना भारत आज भी यहाँ। True, there were dung heaps। हाँ, ये बात सच है। डंग हीप्स कहते हैं गोबर के ढेर को, कि यहाँ भारत की सड़कों पर जा बजा जगह जगह पे गोबर के ढेर हैं थे, here and there, यहाँ वहां, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स buried अंडर देम। लेकिन वो सिर्फ गोबर के ढेर नहीं है, उनके अंदर खजाने छुपे हुए हैं, बहुत कीमती। किस चीज के? सभ्यता के खजाने। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism said before, it was not development along material but spiritual lines। और तर्क इसका ये है, और इसकी जो वजह है वो ये है कि ये आज भी क्यों सरवाइव किए हुआ है, क्योंकि भारतीय सभ्यता ने इसके लिए एक सीमा तय कर दी थी कि हमें अपनी डेवलपमेंट तो हासिल करनी है, अपनी तरक्की तो हासिल करनी है, लेकिन मटेरियलिज्म के रास्ते पे नहीं, भौतिकवाद, वस्तुवाद के रास्ते पे नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल लाइंस, अध्यात्म के रास्ते पे। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं हम अध्यात्म को, रूहानी शक्ति को। ठीक है, जैसे मैं आपका टीचर हूं तो मैं आपका एकेडमिक टीचर हूं, लेकिन अगर कोई सुनना पसंद करता है मौलाना तारिक जमील को, अगर कोई सुनना पसंद करता है प्रेमानंद महाराज को, ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल टीचर हुए आपके। ठीक है, अगर कोई सुनना पसंद करता है क्या बोलते हैं सलमान अजहरी को, ठीक है, अगर, तो ये क्या है? ये आपके स्पिरिचुअल टीचर्स हुए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट वन है। अब आगे हम पैराग्राफ 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल टीचर पुराने रिकॉर्ड्स में, कोई, मैं देखता हूँ ओशो को सुनता है, कोई स्वामी विवेकानंद को भी सुनता है, तो वो आपके स्पिरिचुअल टीचर हैं। जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे, वो आपके एकेडमिक्स टीचर हुए। आर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आर कल्चर, हमारी संस्कृति, आर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम अपनी ख्वाहिशों को गुना करें, यानी सेल्फ इंडल्जेंस, ये क्या बोलते हैं उसको, स्वसंतुष्टि नहीं, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। इसके लिए एग्जैक्ट जो टेक्निकल वर्ड है हमने यूज किया यहाँ पे, स्वभोग पर नहीं आधारित है हमारी जो सभ्यता है, बल्कि आत्म त्याग पर आधारित है। क्या जबरदस्त वर्ड है, यहाँ पे देखो, स्वभोग। सेल्फ इंटेलिजेंस के लिए सही वर्ड हमने क्या लिया? स्वभोग। हमारी ये भारतीय सभ्यता स्वभोग पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आत्म त्याग पर आधारित है ना, कि हम अपने आप को त्याग करें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन। कोई इसमें डाउट नहीं है कि यूरोप की सभ्यता यूरोप के लोगों को सूट करती है, बट इट विल मीन रेन इंडिया। ये भारत के लिए भाई बर्बादी लाएगा अगर हम कोशिश करें इसको कॉपी करने को की। तो ये रीन का मतलब होता है बर्बादी, यहाँ पे बर्बाद लिखा हुआ है, और ये बहुत वीवीआई अक्सर एग्जाम में आता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रीन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी। याद रखना, RAIN वो रेन बारिश है, RUIN रेन, रीन ये बर्बादी है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम यूरोपीय सभ्यता को कॉपी करेंगे तो भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस,
गांधी जी कह रहे हैं देखो मैं इतना भी ज्यादा यहाँ पर कट्टर नहीं हूँ, सख्त नहीं हूँ कि मैं कोई एडॉप्ट मतलब मैं एसिमिलेट नहीं करूँ, कॉपी नहीं करूँ जो जरूरी है हमारे लिए, नहीं। वो कहते हैं कि मैं कॉपी करूंगा, पश्चिम की भी मैं कॉपी करूंगा, लेकिन जो जरूरी होगा उसको कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं वहां की गंदगी को, वहां की बुराई को, वहां की संस्कृति को, वहां के मटेरियलिज्म को, इन चीजों को मैं कॉपी नहीं करूंगा, वहां के संस्कार को नहीं। इस मामले में मैं बेहतर हूं। बट इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट क्रेप्ट इनटू इट। फिर आगे वो ये एक उम्मीद भी रखते हैं पश्चिम से, पता है क्या? वो उम्मीद ये रखते हैं पश्चिम से कि ठीक है, मैं सख्त नहीं होता हूं, मैं स्ट्रिक्ट नहीं होता हूं, मैं तो चेंज करूंगा अपने आप को, लेकिन पश्चिम के लिए भी ये जरूरी है कि वो भी अपने आप को चेंज करे। इसको पार्टवित करना होगा, यानी इसको छोड़ना होगा। किन चीजों को? इसके अंदर जो बुराई आ गई है, जो एविल इसके अंदर क्रेप्ट कर रहा है, मतलब रेंग रहा है, उन बुराइयों को पश्चिम को भी हटाना होगा। आगे चलिए, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। द इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। ये जो लगातार खोज है ना कि भाई मशीनों से सुकून लिया जाए, वस्तुओं से सुकून लिया जाए, विलासिता का जीवन बिताया जाए, और उस ख्वाहिश को रोका नहीं जाता, उसको बढ़ाया चला जाता है। ये ऐसी बुराई है कि भाई मैं ये बिल्कुल बेलाग और बिना लाग लपट के ये कह सकता हूँ, ये जो यूरोपियंस हैं इन लोगों को रीमॉडल करना होगा, दोबारा क्या बोलते हैं, अपना नजरिया बदलना होगा, उन्हें अपने मॉडल को चेंज करना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, कि वो इन चीज़ों के गुलाम जो बनते चले जा रहे हैं, ये उनके लिए नुकसान साबित होने वाला है, ये बर्बाद हो जाने वाले हैं। इसलिए उन्हें उस पर गौर करने की ज़रूरत है, अपने नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी रीडिंग, मेरा आकलन गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। लेकिन मुझे यह बात पता है कि अगर भारत गोल्डन फ्लीस के पीछे भागेगा तो इसके लिए निश्चित मौत तय है, ये मौत को दावत देगा। दावत देना, यहां पर कोर्ट का मतलब कचहरी नहीं, कोर्ट का मतलब दावत देना, बुलाना। अगर भारत भागेगा इन चीजों के पीछे तो भारत अपनी मौत को दावत देगा, मौत को बुलाएगा। अब ये गोल्डन फ्लीस क्या है इसको समझो। गोल्डन का मतलब है सुनहरा, फ्लीस का मतलब है भेड़ा। ये कहानी है कहाँ की? तो ये कहानी है ग्रीस की, यूनान की। यूनान में इसको लेकर के लड़ाई होती थी। किस चीज को? इस रैम को, इस भेड़ा को, गोल्डन रैम को। कारण उसका सबसे बड़ा ये था कि ये जिसके पास होता था उसको कामयाबी मिलती थी। ठीक है, तो इसके पीछे लाखों लोगों का कत्ल हो जाता था इसको पाने के लिए। तो भारत अगर इन चीजों के पीछे भागेगा ना तो भारत की मौत निश्चित है। यहां पर गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं, गोल्डन फ्लीस कहते हैं एक ऐसी चीज जिसको पाना बहुत मुश्किल हो। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, अपने दिल में ये बात बिठा लें, दैट द मोटो ऑफ आवर हार्ट द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। पश्चिमी दार्शनिक की एक बात को अपने दिल पर बिठा लें, क्या? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग। ये बात तो निश्चित है कि लाखों लोग हैं जिनकी लिविंग कभी हाई नहीं हो सकती। एंड वी द फ्यू, और हम जो कुछ लोग हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, जो हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये दावा करते हैं, मानते हैं कि हम भाई जनता के बारे में सोचते हैं, हम लोगों पर भी एक खतरा है। और वो खतरा ये है कि हाई लिविंग के चक्कर में, हाई लिविंग स्टैंडर्ड के चक्कर में हम लोग हाई थिंकिंग से दूर होते जा रहे हैं। मतलब उच्च विचार हमारे नहीं हो रहे, बल्कि हमारा जीवन उच्च हो जा रहा है, लाइफ स्टाइल उच्च हो रहा है। तो हमें इस पर गौर करना होगा। हमें सादा जीवन सादा रखना है, विचार ऊंचे रखने हैं। प्लेन लिविंग बट हाई थिंकिंग। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर सही मायने में पूछा जाए कि सभ्यता क्या है, रियल सेंस ऑफ टर्म, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, ये क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ है एग्जाम में।
सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर सही मायने में पूछा जाए कि सभ्यता क्या है, तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, तो ये ख्वाहिशों को, इच्छाओं को गुना करने में नहीं है, उसके गुणन में नहीं है, बल्कि बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, बल्कि हमें स्वेच्छा से उन वांट्स पर, वॉलंटरी कहते हैं स्वेच्छा से, उन वांट्स पर, उन इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने में है, उसको बढ़ाने में नहीं है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। अगर हम ये कर सकें, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा सकें, तो हमें उससे क्या क्या मिलने वाला है? कंटेंटमेंट, यानी हमें सब्र, संतोष मिलने वाला है। रियल हैप्पीनेस, हमें असल खुशी मिलने वाली है। एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और हमें लोगों की सेवा करने की क्षमता हमारे अंदर आने वाली, वो भावना जगने वाली है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary. गांधी जी अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सख्त हूं और मुझे इन सारी चीजों से ही नफरत है, बल्कि ऐसा है कि हाँ, मशीनों का सुख भी लिया जा सकता है, सुख भोगा जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन डिग्री तक, एक एक उसका लिमिट तय होना चाहिए, ठीक है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, अगर उन ख्वाहिशों को एक लेवल से आप आगे ले जाएं, उसको बढ़ा दें, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, तो ये बाधा बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप सुख नहीं भोगो, आप मशीनों का यूज नहीं करो, करो, सुख भोगो, मटेरियल सुख भी लो, लेकिन एक लेवल तक। अब ऐसा नहीं कि कमरे में आज के जमाने में एसी एक से, अगर किसी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको गर्मी इस कदर मतलब लगती है कि एक एसी से भी उनका काम नहीं चलता, मतलब 1 टन की एसी से काम नहीं चला, 1.5 टन लगा दिया, 1.5 टन से काम नहीं चला, 2 टन लगा दिया, ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना। किसी का पंखे और कूलर से भी काम चल जाता है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि देखो, एक लेवल होना चाहिए उसका, उसको उससे ऊपर लेके मत जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए रुकावट बन जाएगी, तुम्हारी मदद की बजाय। देयरफॉर, इसलिए the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion. इसलिए जो आइडियल है ना कि बहुत सारी अनलिमिटेड ख्वाहिश को क्या बोलते हैं, बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, और फिर अनलिमिटेड ख्वाहिश रखा जाए और उस ख्वाहिश को बार बार पूरा किया जाए, ये एक डेल्यूजन सा है, ये एक क्या बोलते हैं, एक वहम सा है, एक भ्रम सा है, और एक फंदा है, वो स्नेयर है, ट्रैप है वो, जिसमें लोग फंसता हुआ चला जाएगा। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी इंसान की जो उसकी भौतिक आवश्यकता है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहां तक कि उसकी जो भौतिक आवश्यकता है, बौद्धिक आवश्यकता है, ठीक है, ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप, उसका एक बिंदु होना चाहिए, एक उसका एक पैरामीटर तय होना चाहिए, उसकी हद होनी चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल इंटेलेक्चुअल वॉल्चुअसनेस। इसको वॉलपटुअसनेस नहीं पढ़ेंगे, वॉल्चुअसनेस पढ़ेंगे। इससे पहले कि वो आपके लिए शारीरिक और बौद्धिक विलासिता का रूप न धारण कर ले। विलासिता समझ रहे हैं? विलासिता कहते हैं ऐशो आशाइश, ऐशो इशरत। इस दुनिया में ना आप चले जाएं, इसीलिए जरूरी है उसका एक लिमिट तय करना, उसकी एक सीमा तय करना। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक इंसान को उसका अपना शारीरिक, सांस्कृतिक जो सर्कमस्टांस है, जो परिस्थिति है, जो उसके हालात हैं, उसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो बाधा ना बने किस चीज में? मानवता की सेवा में। मतलब इंसान का जो परम काम है ना, जो मेन वर्क है, वो है मानवता की सेवा। तो अपनी ख्वाहिशों को इतना ना बढ़ा लो कि मानवता की सेवा में रुकावट होने लगे तुमको। तुम तो मानवता की सेवा के लिए पैदा किए गए हो, तो अपनी ख्वाहिशों को इस हद तक मत बढ़ा देना, उस पर लगाम लगा के रखना, इस हद तक ना बढ़ा देना कि वो मानवता की सेवा में तुम्हारे लिए रुकावट बनने लगे। ऑन विच ऑल इज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, और तुम्हें इसी चीज पर अपनी एनर्जी को लगाना है। किस चीज पर? मानवता की सेवा में। अगर आप मानवता की सेवा में अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो
और सुख वाला जीवन जीना चाहते हो तो उसका एक ही इलाज है, एक ही सलूशन है कि आप अपनी ख्वाहिशों को लगाम दो। ये आपके 24 पैराग्राफ्स थे। यहां पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, यहां पर इन सारे वर्ड्स की मीनिंग है। आप देखते जाइए, सिस्टेमैटिक होगा। जैसे हिंड्रेंस है तो पहले हिंड्रेंस होगा, डिल्यूजन है तो उसके बाद डिल्यूजन होगा, डिजेनरेट है फिर डिजेनरेट होगा, वॉल्चुसनेस है वॉल्चुसनेस होगा, सकमस्टांस है सकमस्टांस होगा, हिंडर है हिंडर होगा, और फिर पूरे की मीनिंग भी होगी। क्या है, कुछ हद तक भौतिक संगति एवं सहूलत ठीक है, लेकिन यदि उससे आगे बढ़ा जाए तो यह आराम की बजाय परेशानी का कारण बन जाती है। कितने आसान लैंग्वेज में हमने लिखा आपके लिए। ये गूगल ट्रांसलेट नहीं है। अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पता चल जाएगा, या तो डिफिकल्ट हिंदी हो जाएगी या डिफिकल्ट उर्दू हो जाएगी। मैंने आपकी समझ के लिए, जो मेरा ज्ञान है छोटा मोटा सा, मैंने उसकी रोशनी में आपके लिए एक किताब लिखा है, रेनबो राइडर, जिसमें पूरी तरह मैंने इसको ऐसे ही सजा दिया है। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पूरे 24 पैराग्राफ्स मैंने आपको करवाया है। कुछ बातें आपसे करनी है, आप 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरूर सुने। वो बात ये है कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से कहा था क्या, कि जब आपके पास बहुत टाइम होगा तब आप इस तरह की थ्योरी देखेंगे, लेकिन जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, यानी जब आप एग्जाम पीरियड में आ जाएं, आपके पास बहुत कम टाइम हो, तब आपके लिए मैंने एक रिवॉर्ड रखा है, आपके लिए मैंने एक इनाम रखा है। बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है इस ऑडियो समरी को। देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी अंदाज में सुनना है। कान में ईयरबड लगाइए, ईयरफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए, जो लगाना है। बेड पे लेट जाइए या चेयर पे बैठ जाइए आंख बंद करके, और आप सुनिए मेरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ऑडियो समरी को। ये जो लेक्चर आपने लगभग घंटे भर का देखा है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरी जो आपकी रेनबो बुक है ना, मैंने सिर्फ 2 घंटे 19 मिनट में खत्म कर दिया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 7 मिनट, ये भारत इज माई होम 7 मिनट, ए पिंच ऑफ स्नफ 11 मिनट, आई हैव अ ड्रीम 9 मिनट, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड 6 मिनट। देख रहे 6 7 8 5 9 मिनट, और यहाँ पोइट्री तो 5 6 4 6 3 3 4 4 7 4 मिनट, 2 घंटा 19 मिनट में पूरे 21 चैप्टर कंप्लीट बुक खत्म है। तो ये ऑडियो समरी का इनाम आपको मिलेगा किसमें, टॉपर्स कोर्स में। तो जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे, अच्छा करना चाह रहे, ये तो टॉपर्स कोर्स आपके कोर्स की बुक है, ये तो टॉपर्स कोर्स आपके कोर्स के लिए है, 12th के लिए, बोर्ड के लिए। लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैंने डायमंड स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स में 10 किताब बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी स्पीकिंग की। ठीक है, तो आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, और बिहार की नंबर 1 इंग्लिश बुक, बिहार के एक एक बच्चे के हाथ में होनी चाहिए, इंग्लिश की बुक रेनबो राइडर, और हिंदी की बिहार बोर्ड की नंबर 1 बुक तरंग, ये मैं बिहार के एक एक बच्चे के हाथ में देखना चाहता हूं। और आर्ट्स में हम टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टीचर्स आप आर्ट्स के देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है। मिशन 26 हमने 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया। हम सारा सब्जेक्ट करा रहे हैं, पूरे 1 साल की फीस बहुत कम है। जो दूसरी जगह ली जाती है उससे समझो 25% पे हम करवा रहे हैं लगभग। ओके, ऑनलाइन एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए और आप मिशन 26 से जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट। बेहतरीन से कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं कमेंट सेक्शन में।